स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इसमें बात करेंगे कल मार्केट कैसा रह सकता है और कौन कौन सी कंपनियां फोकस में रह सकती हैं। पिछले सत्र में भारी बिकवाली देखने के बाद गुरुवार को निफ्टी 50 में मामूली सुधार हुआ। एक उतार चढ़ाव भरे कारोबारी सत्र से गुजरते हुए यह 80 अंक चढ़ा। इंडेक्स जो है 46 अंक ऊपर खुला और कारोबार के पहले 90 मिनट के भीतर 24,134 के इंट्राडे हाई यानी उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इसके बाद यह सत्र अधिकांश समय एक सीमित दायरे में बंधा रहा, लेकिन आखिरी घंटे में बिकवाली इस पे हावी हो गई और उच्चतम स्तर से 150 से अधिक अंक गिर गया। देर से आई इस गिरावट के बावजूद निफ्टी सकारात्मक दायरे पे बंद हुआ। निफ्टी 50 के अगर कंपनियों जो इसमें लिस्ट हैं उनकी बात करें तो सन फार्मा, भारती एयरटेल, बजाज फिनसर्व मजबूत रहें, सबसे अधिक मजबूत रहें, जबकि डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, मारुति सुजुकी और ओएनजी बहुत कमज़ोर देखने को मिले हैं। अगर कुछ सेक्टोरल परफॉर्मेंस की बात करें तो देखें तो सकारात्मक पहलू इसमें नजर आए। निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो को छोड़कर सभी इंडेक्स हरियाली में बंद हुए। रियल्टी, मीडिया, कंज्यूमर ड्यूरेबल, पीएसयू बैंक बढ़त में रहे। हालांकि भारतीय रुपया भी मजबूत हुआ है, जिसका असर हमारे बाजार पर दिखा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे चढ़कर 95 रुपये 39 पैसे पर पहुंचा, जिसे आरबीआई के हस्तक्षेप, कमज़ोर डॉलर इंडेक्स और घरेलू इक्विटी में रिकवरी का समर्थन मिला है। इन सब के बावजूद पश्चिमी जो एशिया है उसमें भू राजनीतिक तनाव, वैश्विक बाजार में अस्थिरता, ये सारी चीज़ें हैं। सेक्टोरल परफॉर्मेंस में जो भी रहा ये भी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो जो पश्चिमी टेंशन है वो हमारे मार्केट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। खास करके मजबूत बुनियादी बातों की मदद से भारतीय मार्केट ने सत्र के दौरान लचीलापन दिखाया। आगे चलकर निवेशक जो हैं टीसीएस की तिमाही की आय पर बाजार अपनी प्रतिक्रिया देगी। अब लोगों की नज़र भी रहेगी। आईटी प्रमुख ने बाजार बंद होने के बाद अपने नतीजे घोषित किए, मोटे तौर पर बाजार की उम्मीदों के अनुरूप ही रहे हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब बात करते हैं कंपनियों के बारे में। जैसे कि अगर टीसीएस की ही बात करें तो टीसीएस ने अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। कंपनी ने बताया है कि उसका जो रेवेन्यू था इसमें 2.2% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। 70,698 करोड़ से बढ़कर 72,275 करोड़ के आसपास दर्ज किया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आईटी सेक्टर के लिए। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो इसने पैसेंजर कमर्शियल व्हीकल बनाती है कंपनी। इसने बताया है कि 32% से ज़्यादा, करीब कह सकते हैं कि 32.5% कंपनी ने टोटल सेल्स में बढ़त दर्ज की है। 1.04 लाख यूनिट इसने जून में बेचे हैं, जबकि पिछले महीने में 78,142 यूनिट बेचे थे। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो इसने एक शेयर परचेज एग्रीमेंट किया है। ये जो एग्रीमेंट हुआ है कंपनी का प्रीमियर एक्सप्लोसिव लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के साथ हुआ है। इसके तहत जो अपोलो माइक्रो सिस्टम्स हैं वो प्रीमियर एक्सप्लोसिव में 41.33% हिस्सेदारी एक्वायर करेगी और ये जो एक्विजिशन होगा 1550 करोड़ में देखने को मिलेगा। ओएनजीसी लिमिटेड में बात करें तो इसके अपडेट देखने को मिल रहा है। कंपनी के बोर्ड की मीटिंग हुई है जिसमें अप्रूवल मिला है 1.75 मिलियन मैट्रिक टन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के लिए अप्रूवल मिल गया है। इसको डेवलप किया जाएगा कंपनी की तरफ से और ये जो डेवलपमेंट होगा ये मंगलोर में होगा, जहां फेज़ 1 एक्सटेंशन रहेगा।
डिक्सन टेक्नोलॉजी पे भी आप नज़र रख सकते हैं कि क्योंकि कंपनी का कहना है कि उसने एक ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट और शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट साइन किया है वीवो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ। इसके तहत कंपनियां यानी दोनों कंपनियां मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी खोलेंगी भारत में, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करेगी बिजनेस और इलेक्ट्रिक डिवाइस का, और इसमें स्मार्टफोन भी इंक्लूड होगा। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, बिजनेस होगी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो ये काफ़ी एक अच्छी पहल है दोनों कंपनियों की। आनंद राठी वेल्थ में अपडेट ये है कि कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 73.6% बढ़ा है। 163 करोड़ कंपनी ने जून के क्वार्टर में टोटल कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। पिछली बार इसने 94 करोड़ दिखाया था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 17.5% बढ़ते हुए देखने को मिला है। एबिटा डिक्लाइन हुआ है 15% के आसपास, जबकि एबिटा मार्जिन की बात करें तो ये 46.6% से घटकर 33.7% पर आ गया है। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में भी अपडेट देखने को मिल रही है। इसके तरफ से बताया गया है कि कंपनी ने कहा है कि उसने तकनीकी मूल्यांकन के लिए निर्माता डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज से उत्पादन वापस मांगने की अधिसूचना के बाद एहतियात के तौर पर सेमेलिक्स इंजेक्शन डिस्पोजल पेन के चुनिंदा बच्चों को वापस मंगाने की स्वैच्छिक शुरुआत कर दी है। यानी जो इसने अब इसे वापस मंगा रही है, सीधे तौर पर कहे तो। कॉनकॉर्ड लिमिटेड यानी कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में अपडेट ये है कि उसने अहमदाबाद के खोरियार में कॉनकॉर्ड के इंग्लैंड कंटेनर डिपो यानी ICD में एक LNG डिस्पेंसिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी, प्राकृतिक कंपनी, गैस कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है, और ये समझौता लंबे समय के लिए किया गया है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड में अपडेट ये है कि उसे भदला थर्ड रामगढ़ PS और कानपुर PG में वृद्धि परियोजना के लिए बिल्ड ऑन ऑपरेटर ट्रांसफ़र यानी बूट आधार पर अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम लगाने के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली यानी TBCB मार्ग के तहत सफल बोलीदाता घोषित किया गया है। यानी सीधे तौर पर कहें तो कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट यानी मिल गया है। हैवेल्स इंडिया में अपडेट ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने बताया है कि गुरुवार को कहा है उसने कि उसने नॉर्वे स्थित ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी कंपनी पिक्सी AS के साथ रणनीतिक सहयोग के माध्यम से बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली यानी BESS सेगमेंट में प्रवेश कर लिया है। पेस डिजिटेक लिमिटेड ने बताया है कि उसकी सहायक कंपनी लाइन एज पावर प्राइवेट लिमिटेड ने बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली यानी BESS की आपूर्ति के लिए अनवर्ड सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड और कल्पा पावर प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक MOU साइन किया है। वहीं ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी ने बताया है कि उसने लगभग 1,99,000 के आसपास, माफ़ कीजिएगा, इसने 1,09,990 डेडवेट टन की क्षमता वाले 2015 निर्मित लॉन्ग रेंज 2 यानी LR2 टैंक जग लक्ष्मण की डिलीवरी ले ली है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2027 की पहली तिमाही में इस जहाज का अधिग्रहण करने का अनुबंध किया था। इस खरीद को पूरी तरह से आंतरिक धन यानी इंटरनेशनल एक्यूरल्स के माध्यम से वित्त पोषित किया गया है। मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड में अपडेट ये है कि मजबूत
ऋण वितरण वृद्धि और रिकवरी में सुधार के कारण कंपनी ने जून तिमाही के लिए प्रबंधन के तहत अपनी संपत्ति यानी AUM में साल दर साल 18% की वृद्धि दर्ज की है। AWL एग्री बिजनेस में अपडेट ये देखने को मिल रहा है कि इसके प्रदर्शन खेतों में उपज 30% तक के सुधार दर्ज होने के बाद कंपनी अपने पुनर्योजी सरसों की खेती यानी रिजेनरेटिव मस्टर्ड फार्मिंग कार्यक्रम का विस्तार करेगी। कंपनी स्थायी खेती की प्रथाओं को बढ़ावा देने और भारत के खाद्य तेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के प्रयास को तेज कर रही है। SK हाइनिक्स इंक में अपडेट ये है कि इसके मामले में परिचित लोगों के अनुसार कोरियाई मेमोरी चिप मेकर के शेयरों में हालिया उतार चढ़ाव के बावजूद कंपनी निवेशकों को बता रही है कि उसका इरादा अमेरिकी कंपनी लिस्टिंग की कीमत 149 मिलियन प्रति डॉलर डिपॉजिटरी रसीद तय करने का है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार उस कीमत पर ADR सियोल में आम शेयरों के गुरुवार के समापन मूल्य से लगभग 3.1% ऊपर होंगे। SK हाइनिक्स के आम शेयर गुरुवार को दक्षिण कोरिया में 2.186 मिलियन वॉन पर बंद हुए। क्यूमेंस इंडिया लिमिटेड में अपडेट देखने को मिल रहा है कि कंपनी बताया है कि उसको एक्सचेंजों को सूचित किया है कि आयकर विभाग ने बॉम्बे हाई कोर्ट में आयकर अपीली न्यायाधिकरण यानी ITAT के उस आदेश के खिलाफ अपील दायर की है जिसमें 210 करोड़ के समायोजन संबंध में कंपनी को राहत दी गई थी। अब आखिरी कंपनी है बजाज फिनसर्व। तो इसकी बात करें तो कंपनी ने अपनी गैर सूचीबद्ध बीमा सहायक कंपनी यानी बजाज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड और बजाज लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड के मासिक व्यापार अपडेट साझा किए हैं, जिन्हें भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI और संबंधित बीमा परिषदों को प्रस्तुत किया गया है। बजाज जनरल इंश्योरेंस ने जून 2026 के लिए 1760 करोड़ का ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम अंडर रिटेन दर्ज किया है, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह 1445 करोड़ था। जून अप्रैल 2026 की अवधि के लिए सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम पिछले साल की समान अवधि के 5,171 करोड़ के मुकाबले 5,769 करोड़ रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इन पे नज़र रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।